जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल और वी कैन से एलिमेंट। तो मेटल हमें हमेशा नेचुरल स्टेट में नहीं मिलते हैं, अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म। जब हम अर्थ की सतह को, अर्थ की सरफेस को खोद के गड्ढा करते हैं, गड्ढे के अंदर से कुछ निकालते हैं, तो उन जगहों को माइनिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को, कोई भी कंपाउंड अगर हम माइनिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग, उन सारे कंपाउंड्स को क्या कहा गया? मिनरल्स। और इस पूरी प्रोसेस को, मिनरल से लेके प्योर मेटल तक की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। पहले इनसॉल्युबल से सॉल्युबल, फिर सॉल्युबल से इनसॉल्युबल। तो पहली स्टेज में इनसॉल्युबल इंप्योरिटी हट गई और दूसरी स्टेज में सॉल्युबल इंप्योरिटी भी हट गई, क्योंकि अगर ओर ऑक्साइड नहीं होगी तो उससे मेटल को रिड्यूस करके निकाल पाना सल्फाइड या कार्बोनेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हर केस में एक एक समझेंगे। ये हम समझ चुके हैं। मैं कहा था फॉरेट साइनाइड प्रोसेस, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चार हम सेलेक्टिव मेटलर्जी एक्शन पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये पूछ लेते हैं कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस से करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज सेल्फ रिडक्शन। बार बार प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मेटल ठंडा होकर नीचे जमेगा, इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी। तो नीचे वाला मेटल में प्योरिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले मेटल में प्योरिटी कम होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग का, कि मेटल को एक ऐसे कंपाउंड में बदलेंगे जो वोलाटाइल हो, ताकि वो इवेपोरेट होके चला जाए, इंप्योरिटीज पीछे रह जाए। देन जहां भी हो गया उसको ढूंढेंगे, उसको गर्दन पकड़ के खींचेंगे और उसको गर्म करके वापस से प्योर मेटल में ब्रेक करवा लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? तो कैसे हैं सब लोग? कैसा चल रहा है नीट की तैयारी? आज एक छोटा सा चैप्टर आने वाला है सामने, जिसका नाम है, बहुत बड़ा सा चैप्टर, छोटा सा है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल और वी कैन से एलिमेंट। तो इस चैप्टर में हम प्यार से बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में बेसिकली क्या है कि जो मेटल है हमारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल हमें हमेशा नेचुरल स्टेट में नहीं मिलते हैं, अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो उस कंबाइंड फॉर्म को वापस से मेटल बदल के हमारे यूज के लिए बना पाने की प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। यहां पे हम जो भी बात पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे समझ रहे हैं। और इंडस्ट्री वालों का, फैक्ट्रीज वालों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? प्रॉफिट। भाई पैसा छापना है, तो पैसे छापने के लिए अगर ऐसा हो, मान लो आयरन को बनाने में लगे 100 रुपए और बेचे 101 रुपए में, कौन इंडस्ट्री वाला इतनी मेहनत सरदर्दी पालेगा 1 रुपए के लिए? तो पैसे बनाने के लिए, कॉमर्शियली एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पे, मिनिमम एफर्ट के साथ, बहुत ज्यादा लेबर्स ना लगे, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज काम ना करना पड़े, तो जो भी प्रोसेस सबसे सुटेबल होगी उस प्रोसेस को कहा गया मेटलर्जी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनरल्स, मिनरल्स को निकालने से लेके प्योर मेटल बनाने तक की जितने स्टेजेस हैं, सारे स्टेज कहलाते हैं मेटलर्जी, या सारे स्टेज मिलके बनाते हैं मेटलर्जी। तो सबसे पहले बात आती है मिनरल। मिनरल का मतलब माइनरल। मिनरल बेसिकली वर्ड कहां से आया? माइन से। माइन यानी जब हम अर्थ की सतह को, अर्थ की सरफेस को खोद के गड्ढा करते हैं, गड्ढे के अंदर से कुछ निकालते हैं, तो उन जगहों को माइनिंग कहा जाता है। उस प्रोसेस को, कोई भी कंपाउंड अगर हम माइनिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग, उन सारे कंपाउंड्स को क्या कहा गया? मिनरल्स। क्या कहा गया? मिनरल्स। अब हर मिनरल तो यूजफुल नहीं होगा। अब ये नहीं कि तुम घर के बगल में गड्ढा खोदा, वहां से तुमने 10 किलो मिट्टी निकाली, उसमें से आधा किलो सोना निकाल लिया। आधा किलो तो ज्यादा हो गया। मान लो तुमने 10 किलो मिट्टी निकाली, उसमें से तुम्हें 0.0000001 ग्राम सोना मिल गया। तो जितना एफर्ट लगाओगे उतना तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो सारे मिनरल से मेटल को बाहर निकालना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना फीजिबल नहीं होता है या प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो कुछ ही मिनरल सेलेक्ट किए जाते हैं जिनको कहा गया ओर्स। तो बेसिकली ओर क्या है? ओर एक ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल को फायदे से, प्रॉफिट के साथ और पॉसिबल तरीके से निकाल सके। ओर के देखो दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा मेन कंपाउंड और एक होती है इंप्योरिटी। मेन कंपाउंड और साथ में क्या होता है? साथ में होती है इंप्योरिटीज। अब इसका फंडा क्या है वो समझना। जिस कंपाउंड को हमें चाहिए उसके साथ अर्थ में बहुत सालों से, कई हजार साल से वो कंपाउंड अर्थ के अंदर पड़ा था, तो वो आपस में धीरे धीरे दूसरी चीजों से केमिकली रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर ये कंपाउंड लेट्स से एसिडिक है, तो जो आसपास इस दुनिया भर की बेसिक कंपाउंड मिलेंगे उनसे ये रिएक्ट करके जुड़ा होगा। तो इन इंप्योरिटी को आसानी से हटा पाना, अलग कर पाना मुश्किल। जैसे ऐसा नहीं कि तुमने धोया और साफ हो गया। तो ये इंप्योरिटीज, हम ये भी कहते हैं कि इन इंप्योरिटीज की ओर के लिए
ओर के मेन कंपाउंड के लिए एफिनिटी ज्यादा होती है, इनको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। ये अपना गैंग बना के रखते हैं। होता है ना 4-5 लोग, 4-5 लड़के बाइक पर बैठे हुए, उनका गैंग बना हुआ है, अपने लीडर से वो बहुत ज्यादा जुड़े हुए, उनको अलग करना मुश्किल है। अलग कब कर पाओगे? अलग कब कर पाओगे? जब तुम उनके लीडर को टक्कर देने लायक कोई दूसरा बंदा ले आओ। तो ये जो गैंग है ये एसिड बेस रिलेशन में होता है विद मेन कंपाउंड। अगर इस गैंग को हमें अलग करके निकालना तो हम एक दूसरा कंपाउंड बाहर से ऐड करते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग हो। एक दूसरा लीडर बाहर से ऐड कर देते हैं जो ज्यादा स्ट्रांग हो। किस लिए? रिएक्ट करने के लिए, गैंग के साथ कंबाइन करने के लिए। और ये दोनों मिलके एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं जिसको बोलते हैं स्लैग। सो बोथ गैंग एंड स्लैग आर इंप्योरिटी। ध्यान देना ही बात, गैंग भी इंप्योरिटी है, स्लैग भी इंप्योरिटी है। अंतर सिर्फ इतना है, गैंग जुड़ा रहना चाहता है, स्लैग अपने आप अलग हो जाएगा क्योंकि वो अलग कंपाउंड है, उसका मेन कंपाउंड या मेटल के साथ कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं है। सो गैंग आर दोज इंप्योरिटीज विच हैव हाई एफिनिटी फॉर मेन कंपाउंड, which have high affinity for main compound, while slag are those impurities which generally have low affinity. ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो अगर गैंग हमारा एसिडिक है, गैंग हमारा एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक होगा। गैंग अगर बेसिक है तो फ्लक्स कैसा होगा भैया? फ्लक्स होगा एसिडिक। फ्लक्स कैसा होगा? एसिडिक। और इस पूरी प्रोसेस को, मिनरल से लेके प्योर मेटल तक की पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। चलो अगली बात समझे। जैसे कुछ कॉमन ओर है, एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट Al2O3 सिंपल फॉर्मूला, आयरन में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, कॉपर में कॉपर पाइराइट, मैलेशाइट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस। यूजुअली पाइराइट या ग्लैंस अगर नाम है तो वो सल्फाइड ओर होती है। जिंक की जिंक ब्लेंड, स्पेलेराइट, जिंक आयरन सल्फाइड, स्पेलेराइट में जिंक आयरन दोनों होते हैं। कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड। तो ये कुछ कॉमन ओर है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और बता देता हूं, जैसे कैसेटेराइट, कैसेटेराइट, इसको टिन स्टोन भी कहते हैं। जैसे गैलेना, लेड का सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर ग्लैंस, सिल्वर सल्फाइड, हॉर्न सिल्वर, AgCl, पायरोलुसाइट, MnO2, पायरोलुसाइट KMnO4 बनाने के काम आता है। तो जहां भी ओर एनसीईआरटी में जहां कहीं भी मेंशन है वो सारी ओर आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्रोमियम की ओर क्रोमाइट, FeCr2O4। तो ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स की ओर है जो हमें याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले मेटलर्जी में क्या काम होता है, ये कुछ और ओर है अगर आप याद करना चाहें तो सबसे पहले जनरल स्टेप में क्या होता है कि हमें चाहिए ओर। बड़ा बड़ा पत्थर आया, उस पत्थर को हमने बुरादा बनाया, कैसे? हथौड़ी मार मार के, तो उसको क्रश किया। वो वाला क्रश नहीं जो तुम्हें हो जाता है किसी पे, वो वाला क्रश नहीं, उसको तोड़ तोड़ के बुरादा बनाया, पीस पीस के चूड़ा बना दिया, ताकि हम उस पर आसानी से, सरफेस एरिया बढ़ गया ना तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन किया। कॉन्सेंट्रेशन क्यों किया? ताकि जो आसानी से अलग होने वाली इंप्योरिटी, जो धो धा के अलग हो जाएंगी, वो अलग हो जाए, धूल मिट्टी प्रदूषण अलग हो जाए, ताकि बाद में जब मेटल बन जाएगा तो प्यूरिफिकेशन में मेहनत भी कम लगे, पैसा भी कम लगे। तो स्टार्टिंग में जो भी इनिशियल फेज में इंप्योरिटी अलग हो सकती है उसको अलग कर लिया। फिर कभी कभी हमें प्री ट्रीटमेंट करते हैं, क्यों? ताकि हमें क्या मिले? ऑक्साइड ओर, क्योंकि ऑक्साइड से अलग कर पाना आसान है, ऑक्साइड से अलग कर पाना आसान है। इसके बाद एक्सट्रैक्शन करते हैं विच इज रिडक्शन। मेटल पॉजिटिव फॉर्म में है, वापस से मेटल बनाना है तो उसे रिड्यूस करना होगा, तो ये मेन स्टेप है रिडक्शन। एंड आफ्टर दैट वी डू द प्यूरिफिकेशन। देखो तुम्हें क्या क्या बातें जनरल पढ़नी है, कॉन्सेंट्रेशन के जनरल स्टेप, प्यूरिफिकेशन के जनरल स्टेप। प्री ट्रीटमेंट के तुम्हें मेन स्टेप को समझना है कि हर मेटल के लिए अलग अलग तरह से हम प्री ट्रीटमेंट और एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिडक्शन करते हैं, और इन सब को कंबाइनली कहा जाता है आइसोलेशन प्रिंसिपल्स और मेटलर्जी। क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो चलो देखिए, पहला स्टेज क्या है? ओर इनरिचमेंट। ओर इनरिचमेंट मतलब
इजिली रिमूवेबल इंप्योरिटी को अलग कर पाना इसके फिजिकल मेथड भी है और केमिकल मेथड भी है। देखो मैं तुम्हें इस चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल पूरा डिटेल में, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझा दूंगा। लिखा हुआ बात इसलिए ताकि अगर तुम चाहो तो लिख के लिखी हुई बातों को पढ़ सकते हो, वरना हम इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट में एक लिंक बना के आसानी से समझ सकते हैं पूरा चैप्टर। फिजिकल और केमिकल मेथड का मतलब, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो तो केमिकल मेथड का नाम है लीचिंग। फिजिकल में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ बाहर बाहर से रिएक्शन। तो देखो सबसे पहला आता है वॉशिंग या ग्रेविटेशन। कब करते हैं? जब डेंसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। मतलब सिंपल बात, और हल्की है इंप्योरिटी भारी है, या और भारी है इंप्योरिटी हल्की, मतलब एक भारी एक हल्का हो, बहुत तेज धार का पानी मारेंगे उस पर, जैसे गाड़ी वाड़ी धोते हैं ना, तो भारी गाड़ी तो अपनी जगह पे रहती है लेकिन धूल पानी के साथ बह जाती है। तो वैसे ही अगर तुम किसी चीज को बहुत तेज पानी की धार से धो रहे हो तो जो भारी चीजें वो पीछे रह जाएंगी, लेकिन जो हल्की चीजें वो आगे बह जाएंगी, आगे बह जाएंगी। तो और इन गड्ढों में फंस गई, यहां से पानी की धार आई और इंप्योरिटी को पानी अपने साथ बाढ़ बना के बहा के ले गया। तो ये कहलाता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। मेनली किसके लिए करते हैं? मेनली करते हैं इसके लिए ऑक्साइड ओर। मेनली किसके लिए करते हैं? ऑक्साइड ओर के लिए। ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी मेथड किस टाइप की ओर के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको मेनली यूज करते हैं ऑक्साइड ओर्स के लिए। सेकंड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट वो देखा ना, कुछ बच्चे घूमते रहते हैं कूड़े वूड़े में, वो मैग्नेट लेके घूमते रहते हैं, वहां से लोहे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके बाद में जाके बेच देते हैं खाने वाने के लिए। तो वही काम है। अगर एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक है, मैग्नेट लेकर घुमा दो, बस जो मैग्नेटिक वो चिपक के आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास क्विंटल्स में है, बहुत लार्ज क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, तो वो छोटा वाला मैग्नेट काम नहीं करता है, तो उसके लिए एक अलग से अरेंजमेंट है। यहां से ओर आई, ये मैग्नेटिक है, ये वाला जो चक्का है ना, ये वाला जो रोलर है, ये चक्का मैग्नेटिक है। अब जब ये चक्का घूमेगा तो मैग्नेट पार्टिकल चिपके रहेंगे, धूल के पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे जाके गिर गए। तो नॉन मैग्नेटिक आगे चले गए, मैग्नेटिक इधर गिरेंगे, क्योंकि जब चक्का आगे जाएगा, बेल्ट चक्का मैग्नेटिक नहीं, चक्का मैग्नेटिक है। तो जब ये चक्का आगे जाएगा तो अपने साथ पार्टिकल्स को लेकर थोड़ा आगे जाके ड्रॉप करेगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किसके लिए करते हैं? मेनली मैग्नेटिक ओर के लिए। जैसे आयरन की मैग्नेटिक ओर होती है मैग्नेटाइट, नाम ही मैग्नेट है, नाम ही मैग्नेट है। तो ऐसी ओर के लिए हम करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर? आसान सा है। देन आता है फ्लोट फ्लोटेशन। समझो बात को। मेनली करते हैं किसके लिए? सल्फाइड ओर के लिए। ऑक्साइड ओर के लिए मेनली वॉशिंग। अगर ऑक्साइड ओर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक सेपरेशन। सल्फाइड ओर के लिए मेनली करते हैं फ्लोट फ्लोटेशन। भाप, वो झाग बना लेते हैं। कैसे? देखो क्या क्या चीज होती है पहले वो समझ लो। फ्लोट कलेक्टर्स होते हैं, ये पाइन ऑयल, फैटी एसिड, जेंथेट, ये सब ये याद रखना है। फ्लोट कलेक्टर। फ्लोट कलेक्टर के बाद होते हैं फ्लोट स्टेबलाइजर, क्रिसॉल, एनिलीन, जो मिशेल फॉर्मेशन करते हैं, झाग को स्टेबलाइज करते हैं। और क्या होता है? ओके ठीक है। अब क्या हुआ देखो समझो। जो ऑयल वॉयल है वो क्यों मिलाया? ताकि ओर के पार्टिकल्स की नॉन वेटाबिलिटी बढ़ जाए। ऐसे ही एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। नॉन ओर के पार्टिकल्स की नॉन वेटाबिलिटी बढ़ जाए, मतलब ओर के पार्टिकल वाटर सॉल्युबल नहीं रहेंगे, वो ऑयल के ऊपर चिपक जाएंगे। ऑयल की ड्रॉप के ऊपर ओर के छोटे छोटे पार्टिकल चिपक गए। इंप्योरिटीज वाटर सॉल्युबल हैं यहां पे, तो इंप्योरिटीज पानी में रह जाती हैं। अब जब बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना, मान लो पानी में तेल घोल दो, अब उसमें तुम फूंक मारो, हवा ब्लो करो, तो क्या होगा? जो बबल्स है तेल वो ऊपर आना चाहेगा लेकिन बबल्स बना के आएगा। अब जुड़ नहीं पाएगा, बबल्स बना के आएगा एयर के साथ। तो ये जो भी ओल है, ऑयल है, ये झाग जैसा बना के ऊपर आ जाता है। स्टेबलाइजर का काम क्या है? इनका काम है झाग बनाना। ऑयल्स का काम क्या है? झाग बनाना। स्टेबलाइजर क्या करता है? अपने एक हिस्से को ऑयल में घुसाता है, एक हिस्से को ओल में घुसाता है। स्टेबलाइजर के पास दो हिस्से हैं, तो एक को ऑयल में घुसाया, एक को ओल में घुसाया, तो उसने ऑयल और ओल को और अच्छे से जोड़ दिया। ऑयल और ओल को और अच्छे से जोड़ दिया, जिससे ये जो झाग बनेगा ये स्टेबलाइज रहेगा। जो झाग बनेगा वो स्टेबलाइज रहेगा। चित्र देखेंगे, थोड़ा सा धुंधला चित्र है कि यहां से हवा,
यहां से हमने सारी चीजें भेजी तो झाग बन के ऊपर आ जाएगा, जिसको बाद में धो धा के सुखा लेंगे, धो धा के सुखा लेंगे। अब देखो कई बार हम एक डिप्रेसेंट मिलाते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं जैसे साइनाइड, डिप्रेसेंट मिलाते हैं। डिप्रेसेंट क्या करता है, जैसे मान लो दो पार्टिकल थे लेड और जिंक, तो डिप्रेसेंट ने ओर में से किसी एक के साथ रिएक्शन कर लिया जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, उसके साथ रिएक्शन करके उसे बना दिया वाटर सॉल्युबल। अब जब तक ये वाटर सॉल्युबल है, जब तक ये वाटर सॉल्युबल है तब तक ये तो ऑयल में जाएगा नहीं। तो ऑयल में कौन जाएगा, जो बचा हुआ लेड सल्फाइड है, गैलेना। तो मान लो तुम्हारे पास दो ओर है, जिंक ब्लेंड और गैलेना, और तुम इन दोनों को एक साथ ट्रीट करो, तो तुम डिप्रेसेंट मिला के एक को पानी के अंदर रोक सकते हो, एक को झाग में बाहर ला सकते हो। तो फ्लोच फ्लोटेशन की मदद में डिप्रेसेंट अगर मिला दिया जाए तो वो ओर के पार्टिकल्स को अलग अलग भी सेलेक्टिवली फ्लोट बना सकता है, सेलेक्टिविटी आ जाती है। तो डिप्रेसेंट का क्या यूज है वो भी पता होना चाहिए, यानी तुम्हें ये सारी बातें पता रहनी चाहिए कि कलेक्टर का क्या यूज है, स्टेबलाइजर का क्या यूज है और डिप्रेसेंट का क्या यूज है। क्या क्या एग्जाम्पल है, कलेक्टर्स ऑयल होते हैं, जेंथेट होते हैं, स्टेबलाइजर क्रिसॉल होते हैं, क्रिसॉल यानी बेंजीन पे मिथाइल और OH लगा होगा, ऑर्थो मेटा पैरा पे एनिलीन होता है, और डिप्रेसेंट सोडियम साइनाइड या साइनाइड। अब आता है लीचिंग। लीचिंग इज अ केमिकल मेथड। लीच क्या करता है, सोख के बाहर निकालता है ना शक्कर के, वही काम होता है लीचिंग में। देखो इतना चाहो तो पढ़ लेना, इतना चाहो तो पढ़ लेना, ये चाहो तो ये भी पढ़ लेना। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो समझो, यहां पे ज्यादातर रिएक्शन एसिड बेस है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत है, समझना ध्यान से। एल्यूमिनियम होता है जनाबे अली ने बेकार मन से गाए सब पंजाबी सॉन्ग, तो एल्यूमिनियम है एम्फोटेरिक। एल्यूमिनियम कैसा है, एम्फोटेरिक, ठीक है। एल्यूमिनियम में अगर एम्फोटेरिक है तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी करेगा। तो इसमें दोनों टाइप की इंप्योरिटीज होती हैं, एसिडिक और बेसिक। एक एसिडिक इंप्योरिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, और भी एसिडिक होंगे लेकिन सब ऐसे ही हट जाएंगे, इसलिए हम एक एसिडिक इंप्योरिटी का एग्जांपल ले लेते हैं और एक बेसिक इंप्योरिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लीचिंग ऐसे मटेरियल पे ज्यादा बेटर फायदेमंद होती है, क्योंकि लीचिंग थोड़ी कॉस्टली है, केमिकल मेथड कॉस्टली होगा, तो लीचिंग वहां पे प्रेफर करते हैं जहां पे हमें ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है। देखो ओवरऑल क्या होगा, हम पहले जो सॉलिड है, जितनी भी ओर है वाटर इनसॉल्युबल है, जितनी भी ओर है वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि अगर ये ओर वाटर सॉल्युबल होती, इसीलिए नाइट्रेट की कभी ओर नहीं होती है, इसीलिए नाइट्रेट की ओर कभी नहीं होती है, क्योंकि अगर ये वाटर सॉल्युबल होगी तो कभी ना कभी तो बारिश हुई होगी ना उस जगह पे, बारिश का पानी जमीन के अंदर जाएगा, वो जमीन में जो भी वाटर सॉल्युबल चीजें उन्हें डिसॉल्व करेगा, उनको अपने साथ बहाकर नदी और समुद्र में ले जाएगा। तो जितनी भी ओर हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारा मेन पर्पस है, जो मेन पर्पस है वो ये कि हम वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड को पहले वाटर सॉल्युबल बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ही वो सॉल्युबल बना उसे पानी में घोल लिया, बाकी जो इनसॉल्युबल है वो फिल्टर करके अलग हो गए, छान के अलग हो गए, फिर उस सॉल्युबल चीज को वापस से इनसॉल्युबल बनाएंगे। अब जब वो इनसॉल्युबल बना तो अकेला वही अलग रह जाएगा, बाकी चीजें सॉल्युबल थी वो पानी में रह जाएंगी। तो इससे फायदा क्या है, पहले इनसॉल्युबल से सॉल्युबल, फिर सॉल्युबल से इनसॉल्युबल। तो पहली स्टेज में इनसॉल्युबल इंप्योरिटी हट गई और दूसरी स्टेज में सॉल्युबल इंप्योरिटी भी हट गई। तो बहुत अच्छा मेथड कहलाता है। देखो क्या करते हैं, एसिडिक बेसिक दोनों, तो पहले इसमें मिला दिया बेस। बेस से कौन कौन रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा एम्फोटेरिक, ये अपना सॉल्ट बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। बेस से रिएक्ट करेगा एसिड, ये अपना सॉल्ट बना लेगा, सोडियम सिलिकेट। ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये एज इट इज सॉलिड रह जाएगा, जबकि ये दोनों वाटर में डिसॉल्व हो गए। यानी इस स्टेज में जितने भी वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड हैं वो सब अलग हो जाएंगे। जब तुम छानोगे तो फिल्टर पेपर के ऊपर सॉलिड रेसिड्यू रह जाएगा, और जो हमें सॉल्यूशन मिला, किसका सॉल्यूशन मिला, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। समझ पाए? तो अभी तक जितनी भी वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो अलग हो गई,
वाटर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज अलग हो गई। रेसिड्यू बनके अलग हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे ही हम इसमें एक बढ़िया सा एसिड पास कर दें, तो पहले बेस मिलाया, फिर क्या मिलाया, एसिड मिलाया। जैसे हमने बढ़िया सा एसिड पास किया, उसने एम्फोटेरिक को कर दिया डिस्प्लेस और खुद का बना लिया सॉल्ट। यानी अब जो भी पानी में सॉल्युबल था वो अलग रह गया और हमारा मेन कंपाउंड अलग हो गया। समझ पाए? तो पहले पानी में घोला, फिर पानी में अलग कर दिया। अब जब इसको फिल्टर करेंगे, इस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, जब इस मिक्सचर को हम फिल्टर करेंगे तो हमारा Al2O3 अलग मिल जाएगा, जिसको हम धो के सुखा के प्योर फॉर्म में एल्यूमिनियम को निकालने में यूज कर लेंगे, एल्यूमिनियम को निकालने में यूज कर लेंगे। समझ पाए बात? ऐसे ही एक और लीचिंग करते हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि इस पे सीधे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, बहुत कम रिएक्टिव मेटल है, तो ये ज्यादातर नॉर्मल फॉर्म में मिलते हैं। तो ये इनका प्यूरिफिकेशन भी है, प्यूरिफिकेशन भी है, एक्सट्रैक्शन भी, मतलब यही पूरी प्रोसेस है गोल्ड और सिल्वर की, जिसको बोलते हैं मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसका एक कॉमर्शियल नेम है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। यहां पे भी देखो क्या कर रहे हैं, जो सॉल्युबल मेटल है, मेटल जो सॉलिड मेटल है, इनसॉल्युबल सिल्वर या गोल्ड, उसको साइनाइड से रिएक्ट करा के बदल दिया कॉम्प्लेक्स में, विच इज सॉल्युबल। तो जब हमने इसे फिल्टर किया, इनसॉल्युबल इंप्योरिटी अलग हो गई, सॉल्युबल इंप्योरिटी बची। अब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल की मदद से डिस्प्लेस किया, क्या किया, डिस्प्लेस किया, जिससे ये वापस से क्या बन गया, इनसॉल्युबल। यानी पहले स्टेज में फिल्टरेशन इनसॉल्युबल इंप्योरिटी को अलग कर देगा, दूसरी स्टेज का फिल्टरेशन सॉल्युबल इंप्योरिटीज को अलग कर देगा, एंड वी विल गेट प्योर मेटल डायरेक्टली। देखो ना, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो यूजुअली अपनी नेटिव फॉर्म में ही मिल जाते हैं। नेटिव फॉर्म मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिल जाते हैं, ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होते हैं यूजुअली, नॉट हमेशा बट यूजुअली ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्टली जो भी हमारा प्रोसेस है वो करके काम खत्म करेंगे। क्लियर है बात? समझ में आया? अगले मेथड पे बढ़ते हैं, प्री ट्रीटमेंट। दिस इज कॉल्ड एज प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है कि हमारे पास ऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्साइड ओर। तो अगर हमारे पास कोई सल्फाइड ओर है तो उसको हम ऑक्सीजन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो वो अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। अगर कोई कार्बोनेट ओर है, कार्बोनेट को सीधे गर्म कर दो, वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। कोई हाइड्रेटेड ओर है, ऑक्साइड, तो हाइड्रेटेड ओर को भी गर्म कर दो तो वो अपना मॉइस्चर खो के किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। तो ध्यान से अगर देखें तो एक प्रकार की ओर के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। तो जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो कहा जाता है रोस्टिंग। भून दिया हमने, तंदूरी चिकन की तरह इसको तंदूर बना दिया, रोस्ट कर दिया, खाने मत लग जाना इसको। तो रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, नीचे से ऑक्सीजन पास होती रहती है। और अगर बिना ऑक्सीजन की या ऑक्सीजन की कम सप्लाई में गर्म कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, तो इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक बेसिक सा डिफरेंस है। रोस्टिंग में हम हवा इस्तेमाल करते हैं, हवा का फ्लो होता है, कैल्सिनेशन में कम होता है या नहीं होता है। दोनों से और फायदे भी हैं, जो भी मॉइस्चर है वो दोनों में हटेगा, वोलाटाइल इंप्योरिटी दोनों में हटेंगी, यहां पे कुछ और एलिमेंट, कुछ और इंप्योरिटी भी अपना ऑक्साइड बना के हट जाएंगे। तो तुम्हें से बेसिक सा डिफरेंस समझना है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन। दोनों का फायदा क्या है? दोनों का फायदा ये होती है रेवर्बरेटरी फर्नेस, दोनों को रेवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। दोनों का फायदा ये है कि हमें एट द एंड मिलता है ऑक्साइड ओर। क्यों? एट द एंड क्या मिलता है? ऑक्साइड ओर।
ऑक्साइड ओर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ओर ऑक्साइड नहीं होगी तो उससे मेटल को रिड्यूस करके निकाल पाना सल्फाइड या कार्बोनेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब प्रॉफिट में लॉस। प्रॉफिट में लॉस मतलब ना 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 ना, प्रॉफिट में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट में लॉस का मतलब कंपनी तुम्हें धक्के मार के निकाल देगी अगर तुमने प्रॉफिट में लॉस कराया। समझ पाए? अब आता है मेन काम, रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? मेटल अपने किसी कंपाउंड में है, बेसिकली ऑक्साइड में ही है। मेटल किस फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म में। इसको हमें रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिडक्शन करना है मेटल का, जिससे हमें क्या मिल जाए? मेटल। ये हमारा टारगेट है, क्या मिल जाए? मेटल। अब अलग अलग विविध भारती की तरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेटल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कितने मेटल हैं? तो बहुत सारे। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कुछ मेटल हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जिनका एसआरपी बहुत नेगेटिव है। कुछ मेटल हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जिनका एसआरपी क्या है? नेगेटिव है। कुछ मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, और कुछ मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम है। तो देखो हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, यानी वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, रिड्यूस नहीं होना चाहता है, तो इनके लिए कोई सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो इनके लिए हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो सारे एग्जाम्पल एक एक केस पढ़ेंगे, इनके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्लियर? अगर मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है तो इनको हम रिड्यूस करते हैं एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से। एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, अगर कार्बन कार्बन के कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं स्मेल्टिंग। अगर एल्यूमिनियम की मदद से रिडक्शन कर रहे हैं, मेटल की मदद से दूसरा मेटल बना रहे हैं, महंगा मेटल है, कहीं कहीं यूज करेंगे, तो इसको बोलते हैं थर्माइट रिडक्शन। आयरन के लिए ये भी कई बार करते हैं थर्माइट रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे अलग अलग नाम दिया था इस प्रोसेस को। अगर मेटल बहुत कम रिएक्टिव है तो वो डायरेक्टली हीट करने से ही, अगर तुमने गर्मी में ऑब्टेन किया तो वो मेटल ही मिल जाएगा, ठंडी में तुमने उसे थोड़ा सा गर्म किया वो अपने आप मेटल में टूट जाएगा। ये रिएक्शन मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में भी समझाई थी ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन में। तो बहुत कम रिएक्टिव मेटल बिना किसी हेल्प के सिर्फ गर्म कर दो, सिर्फ भट्टी में डाल दो, मेटल मिल जाएगा। तो इस हिसाब से तो चांदी सोना सस्ता होना चाहिए, यही सबसे महंगे। बनाना सबसे आसान है लेकिन यही सबसे महंगे, क्योंकि अर्थ पे मिलते कम है, अर्थ पे मिलते कम है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें हर केस में एक एक समझेंगे। ये हम समझ चुके हैं, मैं कहा था फॉरेट साइनाइड प्रोसेस, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये चार हम सेलेक्टिव मेटलर्जी एक्शन पढ़ेंगे। समझ जाना, जो बातें एल्यूमिनियम के हैं वही जनरल बातें बाकी एस ब्लॉक या रिएक्टिव मेटल पे काम करेंगी। जो बातें यहां पे वो यहां के बाकी मेटल पे भी काम करेंगी। तो पहले हम समझेंगे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल कि आखिर भाई कैसे हम डिसाइड करते हैं डेल्टा जी और डेल्टा एच की मदद से कि कैसे फीजिबल है या नहीं। तो उसके लिए यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फीजिबिलिटी तभी आएगी जब डेल्टा जी क्या हो? नेगेटिव हो। तभी प्रोसेस कैसी होगी? तभी जाके प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसी को बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। देखो तुम्हें एलिंगम डायग्राम नहीं समझना, तुम्हें एलिंगम डायग्राम में क्या क्या समझना है वो मैं बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, अपने आंख और नाक खुली रख के बहुत ध्यान से सुनो। एलिंगम डायग्राम में डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होता है। डेल्टा जी भी कौन सा? डेल्टा जी फॉर्मेशन, ऑक्साइड का बनना समझते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ऑक्साइड का बनना समझते हैं। कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ हमें मिलते हैं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। ठीक है, जो मेटल नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है, या ज्यादा रिएक्टिव के लिए डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होता है फॉर्मेशन का, और जो ऊपर है वो कम रिएक्टिव है।
यानी इनका मुश्किल है, डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है तो इनका रिवर्स रिएक्शन ज्यादा पॉजिटिव हो। हम फॉर्मेशन समझ रहे हैं, हमें करना डीकंपोजिशन है। तो नीचे वाले मेटल का एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, ऊपर वाले मेटल का एक्सट्रैक्शन आसान है। मान लो ये मेटल एक्स है, ये मेटल वाई है। तो एलिंगम डायग्राम हमें डेल्टा जी के बेसिस पे ये बताता है कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला बनेगा और जो नीचे वाला है वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो जो ऊपर वाला है वो क्या बन गया, ओर बन गया। यानी मान लो मुझे y का एक्सट्रैक्शन करना है x की मदद से, नॉर्मली हो जाएगा। ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। y का रिडक्शन करना है x की मदद से, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दिखा है। लेकिन अगर मुझे x को रिड्यूस करना है y की मदद से, तो इस टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। अगर मुझे x के ऑक्साइड को y की मदद से रिड्यूस करना है, तुम अगर एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो x है मैग्नीशियम और y है एल्यूमिनियम। तो अगर तुम्हें x के ऑक्साइड को y की मदद से रिड्यूस करना है तो तुम्हें a पॉइंट से आगे ही होना पड़ेगा। जब तक तुम A पॉइंट से आगे नहीं होगे ये रिडक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिडक्शन नहीं हो पाएगा। तो एलिंगम डायग्राम हमें एक आइडिया देता है। किस चीज का आइडिया देता है कि कोई भी प्रोसेस, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो हम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा टेम्परेचर सुटेबल रहेगा कि प्रोसेस हो पाए। और इसी वजह से कॉस्ट डिसाइड होगी कि अच्छा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन मैग्नीशियम की मदद से करना आसान होगा या मैग्नीशियम का एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम की मदद से करना मुश्किल होगा। तो ये सारी बातें हमें यहां से समझ में आएंगी अबाउट एलिंगम डायग्राम। इसको नीट में क्वेश्चन ये नहीं आते, डायग्राम पे बेस क्वेश्चन नहीं आते। बस बताओ डायग्राम किसके बीच में है और ये बताओ ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। इससे सारे क्वेश्चन होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, कम रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कराना है, कम रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस कराना, तो तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा बिकॉज दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो तुम्हें उसको गर्म करके बाहर से मदद देनी पड़ेगी, गर्म करके बाहर से मदद देनी पड़ेगी। तो एक छोटी सी नजर डाल लो एलिंगम डायग्राम पे। देन हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट मेटल के बारे में। तो चलो बच्चों अब समझते हैं आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। पायरोमेटलर्जी में पहले आयरन का एक्सट्रैक्शन आएगा। तो पायरो का मतलब क्या है कि हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है। देखो ऑक्साइड किसका है, ऑक्साइड तो भाई मेटल का ही होगा ना। मेटल के एक्सट्रैक्शन में नॉन मेटल का ऑक्साइड तो यूज करेंगे नहीं। अगर हम इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, घटाने वाले एजेंट के साथ, ऑक्सीडेशन नंबर घटाने वाले एजेंट के साथ गर्म कर दें, फर्नेस में डाल दें, किस में डाल दें, फर्नेस में डाल दें, तो ये रिड्यूस कर देता है मेटल में। इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। अब देखो मैं तुम्हें डायग्राम पे नहीं लेके जाऊंगा, डायग्राम पे नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली समझाऊंगा कैसे करते हैं। आयरन Fe2O3, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कैसी भी और ले लो। हेमेटाइट लोगे तो हेमेटाइट में क्या होगा, हमारा वॉशिंग होगा, धो के साफ कर लेंगे उसको। मैग्नेटाइट लोगे मैग्नेटिक सेपरेशन कर लेंगे। स्पाइराइट लोगे फर्स्ट फ्लोटेशन कर लेंगे, रोस्टिंग के बाद ऑक्साइड बदल जाएगा। मतलब ओवरऑल हमने आयरन की जो भी ओर ली होगी उसको हम ऑक्साइड फॉर्म में ऑब्टेन अब तक कर चुके होंगे। आयरन की ओर कैसी है, बेसिक। कैसी है, बेसिक। बेसिक में इंप्योरिटीज कैसी होंगी, एसिडिक। बहुत सिंपल सा फंडा है, एसिड बेस। बेसिक में इंप्योरिटीज कैसी होंगी, एसिडिक। क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट जो यहां पे होता है कोक। अब वो ठंडा मतलब कोका कोला वाला कोक नहीं, या वो नशे वाला पदार्थ भी नहीं। कोक मतलब कार्बन, कोयला। और एक होता है फ्लक्स, लाइमस्टोन। क्या होता है, फ्लक्स। लाइमस्टोन इज अवर फ्लक्स। फ्लक्स यानी जो गैंग को अलग करने के काम आएगा। और करते हैं गर्म। कहां पे गर्म करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। अगर तुम सारी रिएक्शन अलग अलग याद कर लो कि भाई जोन ऑफ कंबशन में क्या होता है, जोन ऑफ हीट एडजॉर्प्शन में क्या होता है, अलग अलग जोन में क्या होता है, वो अलग अलग याद कर लो तो बहुत बेटर है। अलग अलग नहीं याद कर पाते तो ओवरऑल बातों को समझो। ओवरऑल क्या होगा, जो ये कार्बन है ये आयरन को रिड्यूस करेगा। कार्बन आयरन को रिड्यूस करके मॉल्टन मेटल दे देगा। इम्प्योर मेटल होता है इसलिए इसको बोलते हैं पिग आयरन, PIG, पिग आयरन।
PIG यानी वही जो तुम समझ रहे हो, वही वाला पिग आयरन गंदा होता है, साफ नहीं होता है, इम्प्योर होता है। इसमें मेन इंप्योरिटी किसकी होगी? जिसको हम रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, जिसको मदद के लिए बुलाया वही इंप्योरिटी बन गया। तो सबसे ज्यादा कंटेंट होता है इसमें, सबसे ज्यादा कंटेंट होता है कार्बन का। तो आयरन की वो फॉर्म जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं पिग आयरन, PIG आयरन। और जो गैंग है वो अपने फ्लक्स, ये फ्लक्स गर्म होके मेन फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड देगा। गैंग एसिडिक तो फ्लक्स बेसिक, कैल्शियम ज्यादा तगड़ा है आयरन से बेस मामले में, तो कैल्शियम रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा कैल्शियम सिलिकेट विच इज अवर स्लैग। ये हो गए कचरा। स्लैग क्योंकि सॉल्ट है, कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर पाएगा। आयरन इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि यहां पे रिएक्ट कर जाए, तो कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। आयरन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दे, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है। तो स्लैग अपना चुपचाप अलग, आयरन अपना चुपचाप अलग। दो एग्जिट होंगे, एक तरफ से आयरन निकलेगा, एक तरफ से। अब क्या है? अब यह है कि आयरन की एक और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसमें क्या कहते हैं? इसमें थोड़ा सा हेमेटाइट और मिला देते। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट में हेमेटाइट मिला दो और, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो बचा कुछ है वो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसमें कार्बन का मिनिमम कंटेंट होता है। कार्बन का क्या होता है? मिनिमम कंटेंट, सबसे कम कार्बन रॉट आयरन फॉर्म में होता है। दूसरी फॉर्म है कास्ट आयरन, जिसको कास्टिंग में यूज करते हैं मॉडरेट लेवल पे। स्टील आयरन का एलॉय। तो ये सारी बातें हैं जो आयरन के बारे में समझनी है। अब देखो तुम वही चाहो तो यही सारी बातें, ये अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, एनसीईआरटी में मेंशन है। चाहो तो याद रख सकते हो कि ब्लास्ट फर्नेस में हॉट एयर ब्लास्ट देते, गर्म हवा का झोंका। तो वो गर्म हवा का झोंका जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा। तो 2000 केल्विन के आसपास से लेके 500 केल्विन तक का रेंज होता है। हाईयर टेम्परेचर पे कार्बन जल के CO2 बनाता है। CO2 ऊपर जाके कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट हियर। यहां पे मिलाते हम कार्बन है, लेकिन जो मेन रिडक्शन करा है वो कौन करा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारी बातें हैं कि पिग आयरन क्या होता है। जैसा मैंने भी बताया, पिग आयरन से प्योर आयरन कैसे लेंगे, तो उसमें हेमेटाइट रख देते हैं। हेमेटाइट बचे हुए कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट की एक्स्ट्रा इंप्योरिटी है उसको हम एक्स्ट्रा और मिला के इंप्योर को प्योर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रॉट आयरन। क्लियर? जिंक का बहुत सिंपल सा है, जिंक की ओर ले लेते हैं, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? जिंक ऑक्साइड और CO2। अब इस जिंक ऑक्साइड को अगेन कार्बन या कार्बन ऑक्साइड की मदद से रिड्यूस कर देंगे, हमें मिल जाएगा जिंक मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसको डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये सिंपल सा है, रेवर्बरेटरी फर्नेस में ही करते हैं, जो पहले दिखाई थी शुरुआत में डायग्राम। जहां पे कैल्सिनेशन होता है वहीं पे कार्बन की लाइनिंग कर देते हैं, जिंक इजीली मिल जाता है। तो जिंक में ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। कॉपर में आते हैं। कॉपर में खास बात क्या है समझो। सबसे पहले तो जो कॉपर की ओर है वो है कॉपर पाइराइट। कौन सी ओर है? कॉपर पाइराइट। जैक स्पैरो, कॉपर जैक स्पैरो। पाइराइट के लिए क्या करेंगे? फ्लोटेशन। अब जब कॉपर का किया रोस्टिंग, क्या किया? रोस्टिंग। ये इस साल जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, तो होपफुली नीट में भी आ सकता है। तो कॉपर और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कौन है? आयरन। तो पहले भाई आयरन का हक बनता है अपना ऑक्साइड बनाने का। आयरन अपना ऑक्साइड बना लेगा, कॉपर सल्फाइड फॉर्म में ही रह जाएगा। बहुत थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड बना पाएगा, बहुत थोड़ा सा ऑक्साइड बना पाएगा, क्योंकि अगर ऑक्साइड बन भी गया तो आयरन है बुली, आयरन है यहां का बाहुबली। तो आयरन अगर कॉपर ऑक्साइड बना भी लिया, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे ऑक्सीजन खींच लेगा। तो जब तक ये इंप्योरिटी, जब तक ये गैंग यहां से नहीं गायब होगा, तब तक कॉपर भैया का फायदा नहीं हो पाएगा। तो इस मिक्सचर को कहा जाता है कॉपर मैट। क्या कहते हैं? कॉपर मैट। तो ये इस साल जेईई मेन में पूछा गया था कि कॉपर मैट क्या होता है। तो कॉपर मैट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मेनली सल्फाइड ऑफ कॉपर, मेनली सल्फाइड ऑफ कॉपर। अब इसको लेके आते हैं बेसिमर कन्वर्टर में। जो ये तुम देखा ना, ऐसा डायग्राम बताओ कहां देखा है? जब घर वर बनता है तो छत डलती है नहीं,
तो एक सीमेंट को मिलाने वाली मशीन होती है, गोल गोल घूमती है, वैसा ही है। सीमेंट की तरह यहां पे ओर डाला, गोल गोल घुमा के इसको पलट के मामले को बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या लेते हैं, सबसे पहले हम इस आयरन का इंतजाम करते हैं। गैंग बेसिक फ्लक्स एसिटिक, गैंग बेसिक फ्लक्स एसिटिक, एसिडिक फ्लक्स मिलाया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, स्लैग बन गया। भट्टी को थोड़ा सा झुकाएंगे तो स्लैग बह के बाहर बह जाएगा। भट्टी को वो पहिया लगा होता है ना, पहिए से घुमाएंगे तो स्लैग बह के बाहर चला जाएगा। अब क्या बचा, अब बचे हुए कॉपर सल्फाइड को मौका मिलेगा कॉपर ऑक्साइड में बदलने का। इसके बाद जैसे ही कॉपर ऑक्साइड बनना शुरू हुआ, ये कॉपर सल्फाइड पे जिससे ये बना उसी पे हमला कर दे। नालायक बेटा, नालायक बेटा, तो अपने पेरेंट पे ही हमला कर दे रहा है और खुद को ही रिड्यूस कर दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये पूछ लेते हैं कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस से करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज सेल्फ रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन जब हम करते हैं तो उसको स्व अपचयन बोलते हैं, सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज कॉपर में कोई एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं आ रहा है, कॉपर को खुद ही रिड्यूस कर रहा है। और कॉपर जैसे बना मॉल्टन कॉपर, गैस बनी, अब वो गैस बुलबुले बना के बाहर निकल रही, बबल्स बना के बाहर निकल रही है। तो कॉपर जब तक ठंडा होगा ना, उसकी सरफेस के ऊपर बबल्स बन जाएंगे, तो ये छाले की तरह दिखता है। कैसे दिखता है? जैसे किसी की स्किन पे छाले निकल आए। तो जो कॉपर मिलता है उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। यही सब चीजें पूछ लेते हैं। कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो कॉपर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर। आयरन के एक्सट्रैक्शन के बाद जो आयरन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ये सारी बातें पूछ लेते हैं। तो ये बात हुई किसकी? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसके लिए हमें चाहिए मॉल्टन बॉक्साइट। जिस बॉक्साइट को हमने लीच किया था, लीचिंग की थी, वो कैसे चाहिए? मॉल्टन। मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्ट करना मुश्किल है। तो यहां पे हम मिलाते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार यानी CaF2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ लेते हैं। तो इनका फंक्शन होता है कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करें और कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। मेल्टिंग पॉइंट को कम करके कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। तो अब देखो क्या होगा, सिंपल सा काम, सिंपल सा काम। एल्यूमिनियम का बना +3, ऑक्सीजन का बना -2। ये दोनों हो गए ऑक्सीडाइज, आयनाइज। कैटायन जाता है कैथोड पे करंट पास करने पे। मेटल हमेशा कैथोड पे मिलेगा। एनायन जाता है एनोड पे। एनोड होता है यहां पे कार्बन, देखो रिड्यूस कार्बन ही कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में भी रिड्यूस कार्बन ही कर रहा है, लेकिन उसको हीट ना की देके इलेक्ट्रिसिटी दी गई है, हीट ना देके इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम मेटल मिल गया। एनोड पे जो ग्रेफाइट है वो रिएक्ट करके बना लेगा CO2। इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 एल्यूमिनियम, इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन, 4 एल्यूमिनियम, 3 CO2। इलेक्ट्रॉन कितने? 12 इलेक्ट्रॉन। ये आ गई कंप्लीट रिएक्शन। तो यहां पे हर 4 मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए 3 मोल कार्बन को एनोड पे से वेपराइज होना पड़ेगा। 3 मोल कार्बन को एनोड पर से वेपराइज होना पड़ेगा। और एल्यूमिनियम के इस एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? हॉल्स प्रोसेस। तो यूजुअली देखो इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन में 2 बातें समझो। पहली बात ये, यूजुअली जो कैटायन है जिसको हमें चाहिए उसकी डिपोजिशन टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर मैं इसमें कुछ भी मिलाना चाहता हूं, मिलाऊंगा क्यों? बहुत बार हम मिलाएंगे, हर एक्सट्रैक्शन में कुछ ना कुछ मिलाएंगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए। इंप्योर चीजों का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और अगर मैं कुछ भी मिलाना चाहता तो उसका कैटायन इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जो कैटायन है वो हमारे मेन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ताकि मेन वाला डिपॉजिट करे, बाकी कोई कैटायन डिपॉजिट ना करे। और इंप्योरिटीज जब भी मिलाई जाएंगी यहां पे डेलिबरेटली, वो मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए मिलाई जाएंगी। क्यों मिलाई जाएंगी? मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए। तो ये डायग्राम है मॉल्टन एल्यूमिना, क्रायोलाइट, एनोड, कैथोड, कैथोड पे एल्यूमिनियम, एनोड पे CO2 गैस, एनोड पे CO2 गैस।
अब बात करते हैं प्यूरिफिकेशन की। तो पहला मेथड आता है डिस्टिलेशन, विच इज मेनली फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम एक्सेट्रा, जिंक फैमिली बेसिकली। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको गर्म करते हैं, गर्म करके वो वेपर बना लेता है। क्या बना लेता है? वेपर। अब ये वेपर्स जो बनेंगी ये उठ जाएंगी और इंप्योरिटीज रह जाएंगी। इन वेपर को कहीं और कलेक्ट किया, ठंडा किया, हमें मेटल मिल गया। ठंडा किया, हमें मेटल मिल गया। लिक्वेशन मेनली फॉर टिन, मेनली फॉर टिन, मेनली फॉर टिन। लिक्वेशन करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो एक स्लोप पे से मेटल को फ्लो करवाते हैं। ठंडा मेटल मतलब लिक्विड मेटल आगे जाके जमेगा, इंप्योरिटीज पीछे रह जाएंगी। बार बार प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मेटल ठंडा होके नीचे जमेगा, इंप्योरिटीज ऊपर रह जाएंगी। तो नीचे वाला मेटल में प्योरिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले मेटल में प्योरिटी कम होगी। कोई भी मेथड 100% प्यूरिफाई नहीं करता है, नहीं करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं और प्योर मेटल का कैथोड बनाते हैं। होता क्या है, एनोड पे मेटल का एटम ऑक्सीडाइज होके चला जाता है सॉल्यूशन में, क्योंकि मेटल के अंदर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। कैथोड पे सॉल्यूशन में से वही आयन रिड्यूस होके चला जाता है कैथोड की रॉड पे। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां से मेटल एटम सॉल्यूशन में जा रहे हैं, यानी इम्प्योर रॉड से मेटल के एटम निकल के सॉल्यूशन में जा रहे हैं और सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड पे। तो कैथोड पे एक परत जमने लगेगी और जो इंप्योरिटीज हैं वो यहां पे एनोड मड बना के रह जाएंगी। जो इंप्योरिटीज हैं वो यहां पे एनोड मड बना के रह जाएंगी। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग मेनली करते हैं तब जब इंप्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है मॉल्टन फॉर्म में एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, मेनली फॉर सेमीकंडक्टर्स। एग्जांपल याद होने चाहिए, मेनली फॉर सेमीकंडक्टर्स। क्या करते हैं जोन रिफाइनिंग में, मेटल को पिघलाया एक पर्टिकुलर जोन, इस रोलर को आगे ले गए, ये वाला पार्ट जमना शुरू हुआ, लेकिन इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में रहना चाहती है, इंप्योरिटीज सॉल्यूशन में रहना चाहती है, तो इंप्योरिटी कूद के चली गई आगे। तो धीरे धीरे आगे ले जाएंगे, ये वाला पार्ट जमता जाएगा, लेकिन उस पार्ट की इंप्योरिटी अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। तो इस एंड में सारी इंप्योरिटीज आएंगी जिसको कट करके अलग कर देंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं जोन रिफाइनिंग, जो मेनली किया जाता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन जैसे मेटल्स के लिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन जैसे मेटल के लिए। वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर में रिफाइन करना, वेपर फेज का मतलब वेपर फेज के अंदर रिफाइन करना। तो मेटल का एक कंपाउंड होना चाहिए जो वोलाटाइल है, जो वोलाटाइल है और अनस्टेबल है, जो वोलाटाइल है वो अनस्टेबल है। जैसे मॉन्ड प्रोसेस की बात करें तो निकेल की रिएक्शन कराई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जिसने बना लिया निकेल टेट्रा कार्बोनिल। क्या बना लिया? निकेल टेट्रा कार्बोनिल, जो वोलाटाइल है यानी गैस बन सकता है। इंप्योरिटीज पीछे रह गई, इंप्योरिटीज पीछे रह गई, फिर इसको गर्म किया, ये अनस्टेबल भी है तो ये आसानी से टूट भी जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है वेपर फेज रिफाइनिंग का, कि मेटल को एक ऐसे कंपाउंड में बदलेंगे जो वोलाटाइल हो, ताकि वो इवेपोरेट होकर चला जाए, इंप्योरिटीज पीछे रह जाए। देन जहां भी हो गया उसको ढूंढेंगे, उसको गर्दन पकड़ के खींचेंगे और उसको गर्म करके वापस से प्योर मेटल में ब्रेक करवा लेंगे, प्योर मेटल में ब्रेक करा लेंगे। तो निकेल के लिए बोलते हैं इसको मॉन्ड प्रोसेस, और वैन आर्कल मेथड बोलते हैं जिरकोनियम, टाइटेनियम, जहां पे हम आयोडाइड फॉर्म में बनाते हैं। निकेल के केस में टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स एंड जिरकोनियम टाइटेनियम के केस में आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। क्रोमेटोग्राफी एक जनरल मेथड है जो बेस्ड है एडसॉर्प्शन पे, कि अलग अलग चीजें अलग अलग स्पीड से एडसॉर्ब होती हैं। तो किसी का एडसॉर्प्शन पहले होगा वो ऊपर रह जाएगा, किसी का एडसॉर्प्शन बाद में होगा वो नीचे रह जाएगा। क्रोमेटोग्राफी में ज्यादा हमें नहीं समझना होता है। चलो फटाफट बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैलेशाइट क्या होती है? मैलेशाइट इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट इज कॉल्ड एज मैलेशाइट। और
यानी इसमें कॉपर का कार्बोनेट है और कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड है। कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फटाफट देखो, अब बताओ फटाफट। क्या पहली बात सही है? यस। इसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है, मिनरल से लेके मेटल बनाने तक। क्या मिनरल्स नेचुरली मिलते हैं? यस, माइनिंग से ऑब्टेन किए जाते हैं। क्या और वो मिनरल्स हैं जिसमें मेटल हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, और सही तो एक्सट्रैक्शन है। क्या और गैंग है? क्या और गैंग है? नहीं, और एक मेन कंपाउंड है जिसमें गैंग है। और का एक पार्ट गैंग है, ना कि और गैंग है। गैंग इंप्योरिटीज हैं विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओर। और हमारा एक बड़ा सा चट्टान है, उसके अंदर का एक पार्ट गैंग है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन डी। मुझे यकीन है तुम सबने फटाफट आंसर बता लिया होगा। ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, भले कैंसिल हो गया था एग्जाम लेकिन आया हुआ है। नाइट्रेट नहीं मिलते, क्यों? नाइट्रेट स्टेबल है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है। सारे नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल, अभी पी ब्लॉक में बताया है। क्या फायदा, क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि जो भी चीज वाटर सॉल्युबल है वो कभी ना कभी बारिश में बह के समंदर नदियों में चली जाएगी, अर्थ क्रस्ट में नहीं बच पाएगी, अर्थ क्रस्ट में नहीं बच पाएगी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। यहां पे आयरन का मिनरल कौन सा है? मैलेशाइट इज अ मिनरल ऑफ कॉपर, राइट? मैलेशाइट इज अ मिनरल ऑफ कॉपर। कैसिटराइट इज अ मिनरल ऑफ टिन, टिन स्टोन, इसी को कहते हैं टिन का पत्थर। पायरोलिसाइट इज अ मिनरल ऑफ Mn, MnO2। मैग्नेटाइट इज अ मिनरल ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ओर ऑफ आयरन। सो मैग्नेटाइट इज अ मिनरल ऑफ आयरन। मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग किस बात पे बेस्ड है? ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ प्योर मेटल? नहीं। हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटी? नहीं। ग्रेटर नोबल कैरेक्टर ऑफ द सॉलिड मेटल? बिल्कुल नहीं। ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द इंप्योरिटी इन द मॉल्टन स्टेट? यस। जोन रिफाइनिंग इस बात पे बेस्ड है कि जो इंप्योरिटीज हैं वो मॉल्टन फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल? देख रहे हो, एक बार मेटलर्जी तुमने समझ लिया तो कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन डायरेक्टली है। वैन आर्कल मेथड से किसको प्यूरिफाई करते हैं? सो द आंसर विल बी जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। मॉन्ड प्रोसेस से किसको करते हैं? मॉन्ड प्रोसेस से करते हैं निकल को। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग विद साइनाइड। सिल्वर को बाद में कैसे रिकवर करते हैं? मेटल को बाद में रिकवर करते हैं डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, ज्यादा रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस करके। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हॉल्स प्रोसेस। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को कहा जाता है हॉल्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय एल्यूमिना के साथ क्या मिलाते हैं? ये सब ऐसी क्वेश्चंस हैं जो हर एक बच्चे की जुबान पे होते हैं। क्या मिलाते हैं? क्रायोलाइट मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं? CaF2 मिलाते हैं। क्रायोलाइट का फॉर्मूला गलत मत कर देना, जल्दबाजी में सिली मिस्टेक हो जाती है, आखिर हो तो अभी बच्चे ही। मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिएक्टिविटी पे जाओ, जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है उसका रिडक्शन मुश्किल है। तो इनमें से सबसे मुश्किल रिडक्शन किसका होगा? एल्यूमिनियम का। सबसे मुश्किल रिडक्शन किसका होगा? एल्यूमिनियम का। तो किस मेटल ऑक्साइड को हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे? आंसर विल बी ऑप्शन ए। आंसर विल बी ऑप्शन ए। बहुत अच्छा था क्वेश्चन, समझो जल्दी से, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। कौन सी रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में होती है? हमें याद नहीं रखनी बहुत सारी रिएक्शन, जिससे आयरन बनता है। स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन इज ऑलवेज एसिड बेस रिएक्शन। स्लैग फॉर्मेशन इज ऑलवेज एसिड बेस रिएक्शन। सालों से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि भाई गैंग, फ्लक्स, स्लैग ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। ढूंढ लो, ये रिडक्शन हो रहा है आयरन का, ये मेन रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, फ्लक्स बनता है इससे, ये फ्लक्स है। फ्लक्स और ये मिले SiO2, एसिड बेस, बेस एसिड सॉल्ट, ये हो गया स्लैग फॉर्मेशन। ऑल्दो ये सारी रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है, लेकिन हमें ये पता चल पाता है कि कौन सी रिएक्शन स्लैग फॉर्मेशन है, या तो याद होता है या हमारे पास लॉजिक होता है। लॉजिक सबसे बड़ा हथियार है, लॉजिक सबसे बड़ा हथियार है। सपोज कभी एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन आए, हमें कभी भी इस क्वेश्चन को डायग्राम से नहीं करना है। कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। सिंपल सी बात है,
कोई भी एलिमेंट तभी रिड्यूस हो पाएगा जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो। एक ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मैग्नीशियम विच इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, इसको तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जा सकते हो। एलिंगम डायग्राम के क्वेश्चन को हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आंसर कर सकते हो। आया वो क्वेश्चन है एलिंगम डायग्राम, मुझे नहीं याद दिया था या नहीं दिया था, लेकिन एलिंगम डायग्राम के ऊपर कभी भी हमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं करना होता है। हमें सिर्फ उस डायग्राम की इंपॉर्टेंस को समझना है कि उस डायग्राम की इंपॉर्टेंस से हमें यह पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव नीचे वाला रिड्यूस करेगा ऊपर वाले को, ज्यादा रिएक्टिव रिड्यूस करेगा कम रिएक्टिव मेटल को, ज्यादा रिएक्टिव रिड्यूस करेगा कम रिएक्टिव मेटल को। तो इसी के साथ बच्चे छोटा सा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है सारी बातें समझ गए हो। ओर के नाम और फॉर्मूले अगर नहीं याद किए तो अब याद कर लो फटाफट, सारे जितने एनसीईआरटी में लिखे ओर के नाम और फॉर्मूले याद कर लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो, धमाका मचाते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।